ख्वाजा गरीब आपके बोलने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ की याचिका स्वीकार कर ली कोर्ट ने कि वहाँ पर शिव मंदिर था। बहुत अच्छा है। फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे, भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की एक मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब सिर्फ एक इमारत का रहस्य नहीं, बल्कि इतिहास की पूरी किताब उलट सकती है। सोचिए, आप एक मस्जिद में खड़े हैं, सामने नमाज चल रही है और अचानक आपकी नजर खंभों पर जाती है जहां पत्थरों में उकेरी गई आकृतियां किसी मंदिर की याद दिलाने लगती हैं। यही वो पल है जहां सवाल पैदा होता है, क्या हम इतिहास को सही समझ पाए हैं या हमें हमेशा अधूरी कहानी सुनाई गई? आज का वीडियो किसी पक्ष में खड़े होने के लिए नहीं है, बल्कि उस परत को हटाने के लिए है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। क्योंकि अजमेर का यह विवाद सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है, ये उस टकराव की कहानी है जहां पत्थर, आस्था और सच एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग इसे इतिहास का छिपा सबूत कहते हैं, कुछ इसे अफवाह बताते हैं और कुछ मानते हैं कि सच इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर पत्थर सच बोलने लगें तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम वही दिखाने वाले हैं जो अक्सर बहसों में छूट जाता है, दस्तावेज, दावे और वो सच्चाइयां जो शायद आपको असहज कर दें। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो आप सिर्फ एक विवाद नहीं समझेंगे, बल्कि इतिहास को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़ों आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। अगर किसी मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हों तो क्या होगा? जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग होगा या फिर इतिहास का कोई अनकहा अध्याय जो पत्थरों में छिपा रह गया? आप खुद सोचिए, अगर नमाज पढ़ी जा रही हो और उसी इमारत के खंभों पर 4 भुजाओं वाली आकृतियां, स्वस्तिक के चिन्ह या देवी देवताओं जैसी मूर्तियां दिखाई दें, तो सवाल उठेंगे या नहीं? यह सवाल आज अजमेर से उठ रहा है। वही अजमेर जो सूफी परंपरा, दरगाह और सदियों की सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। वही अजमेर जिसकी मिट्टी में इतिहास की कई परतें दबी हुई हैं। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ एक शहर का नहीं है, यह सिर्फ एक ढांचे का नहीं है, यह इतिहास की व्याख्या का सवाल है। यह आस्था की संवेदनशीलता का सवाल है, यह पहचान का सवाल है। क्योंकि जब बात धार्मिक प्रतीकों की होती है तो भावनाएं सिर्फ निजी नहीं रहती, सामूहिक हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं यह इतिहास का प्रमाण है, कुछ कहते हैं यह स्थापत्य कला का सामान्य उदाहरण है, और कुछ के लिए यह उनकी आस्था से जुड़ा विषय है। तो सच क्या है? क्या वास्तव में मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? और अगर नहीं तो यह दावा कहां से आया? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सवाल से ही होगी, क्योंकि कभी कभी एक सवाल ही पूरी कहानी बदल देता है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विवाद आखिर है क्या। अजमेर में स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है, 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम ही अपने आप में जिज्ञासा पैदा करता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में बनवाया गया। समय के साथ यह एक मस्जिद के रूप में पहचानी जाने लगी और आज यहां नमाज अदा की जाती है। यानी वर्तमान में यह एक सक्रिय इबादत गाह है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ समय से कुछ हिंदू और जैन संगठनों ने दावा किया है कि यह ढांचा मूल रूप से मंदिर परिसर था। उनका कहना है कि इसके खंभों, दीवारों और स्थापत्य शैली में ऐसे प्रतीक दिखाई देते हैं जो मंदिर वास्तुकला से मेल खाते हैं। इन दावों के बाद मामला अचानक स्थानीय मुद्दे से राष्ट्रीय बहस में बदल गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगीं, पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट्स साझा की जाने लगीं, हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अब सवाल उठता है, ये मुद्दा अभी क्यों उभर रहा है? क्या कोई नया प्रमाण सामने आया है या इतिहास को नए नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है? तथ्य, दावे, आस्था और इतिहास सब एक ही जगह पर आकर टकरा रहे हैं। यही है अजमेर विवाद का मूल। किसी भी विवाद को समझने से पहले उसके समय को समझना जरूरी होता है, और इसके लिए हमें लौटना होगा 12वीं सदी के उत्तर भारत में। वह दौर जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जा रही थी, जब राजनीतिक सत्ता तेजी से बदल रही थी, जब युद्ध सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं, प्रतीकों के लिए भी लड़े जाते थे। 1192 तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत की सत्ता का संतुलन बदल गया। मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां की जिम्मेदारी सौंपी और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक अध्याय। उस समय स्थापत्य केवल इमारत नहीं होता था,
वह सत्ता का बयान होता था। जो शासक आता वह अपनी पहचान पत्थरों पर दर्ज करता। इतिहासकार बताते हैं कि मध्यकालीन भारत में कई बार पुराने ढांचों की सामग्री का पुनः उपयोग किया गया, कभी व्यावहारिक कारणों से, कभी प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए। यह केवल भारत तक सीमित नहीं था। दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता परिवर्तन के बाद स्थापत्य में बदलाव देखे गए। उस द्वार का राजनीतिक माहौल स्थिर नहीं था, राज्य बदल रहे थे, संस्कृतियां टकरा भी रही थीं और घुल भी रही थीं। ऐसे समय में बनी किसी भी संरचना को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी होती, वह बनी होती है सत्ता, विश्वास और समय की परतों से। अजमेर की यह इमारत भी उसी दौर की गवाह मानी जाती है। एक ऐसा दौर जहां इतिहास सीधा नहीं था, परतों में था। अब आते हैं उन दावों पर जिनसे यह विवाद खड़ा हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा किन चीजों की है? खंभों की। पहला दावा, कहा जाता है कि इस संरचना के कई खंभों पर जटिल नक्काशी दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फूल पत्तियों के साथ साथ ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला से मिलती जुलती लगती हैं। पत्थर पर उकेरी गई बारीक रेखाएं, सममित पैटर्न और स्तंभों की शैली, ये सब कुछ लोगों के अनुसार मंदिर शैली की ओर संकेत करते हैं। दूसरा संकेत, कुछ खंभों पर 4 भुजाओं वाली आकृतियों का उल्लेख किया जाता है। दावा करने वाले कहते हैं कि ये आकृतियां देवी देवताओं से मिलती हैं। हालांकि इन मूर्तियों में समय के साथ क्षति भी दिखाई देती है। कई चेहरे या अंग खंडित अवस्था में हैं। तीसरा दावा, दीवारों और पत्थरों पर स्वस्तिक जैसे प्रतीकों की बात की जाती है। ये चिन्ह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। चौथा संकेत, कुछ जगहों पर पशु आकृतियां जैसे हाथी, मछली, बेल बूटे को दिखाई देने की बात कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी सजावट अक्सर मंदिर स्थापत्य में मिलती है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये प्रतीक इस बात का अंतिम प्रमाण है या फिर यह उस दौर की साझा कला शैली का हिस्सा हो सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो पत्थर बोलते हैं, लेकिन वे हमेशा साफ साफ जवाब नहीं देते। यही वजह है कि इन खंभों की व्याख्या आज बहस का केंद्र बन चुकी है। अब सवाल यह है कि इन दावों के समर्थन में दस्तावेजी आधार क्या कहते हैं। यहीं पर चर्चा आती है 19वीं सदी की पुरातात्विक रिपोर्ट्स की। ब्रिटिश काल में जब भारतीय पुरातत्व का व्यवस्थित सर्वे शुरू हुआ, तब इस संरचना का भी अध्ययन किया गया। उस समय के प्रमुख पुरातत्वविदों में से एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआती नींव रखने वालों में गिना जाता है। उनकी रिपोर्ट्स में इस इमारत का उल्लेख मिलता है। रिपोर्ट में लिखा है कि संरचना के कई स्तंभ पूर्ववर्ती ढांचों से लिए गए प्रतीत होते हैं। कुछ विवरणों में यह भी दर्ज है कि स्तंभों पर बहुभुजाओं वाली आकृतियां दिखाई देती हैं। कनिंघम की प्रकाशित रिपोर्ट्स के अलग अलग पृष्ठों पर स्थापत्य शैली, शिलालेखों और पत्थरों की बनावट का उल्लेख मिलता है। कुछ पन्नों में देवनागरी लिपि जैसे अक्षरों के अवशेष होने की बात कही गई है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में की गई अन्य सर्वेक्षण रिपोर्ट्स में भी इस परिसर से जुड़े शिलालेखों का जिक्र मिलता है। कुछ अभिलेखों को स्थानीय शासकों से जुड़ा हुआ बताया गया। 1900 के दशक की शुरुआती वार्षिक रिपोर्ट्स में यह उल्लेख मिलता है कि परिसर में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग जैसी संरचना मिलने का दावा किया गया था। हालांकि यह उल्लेख ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसकी व्याख्या पर इतिहासकारों के बीच मतभेद रहे हैं। यानी दस्तावेज मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी व्याख्या एक समान नहीं है। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, एक ही दस्तावेज अलग अलग दृष्टिकोण से अलग कहानी कह सकता है। इसलिए जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हमें यह समझना होता है कि वे तथ्य दर्ज करती हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना आज भी बहस का विषय बना हुआ है। अब जरा कागजों और रिपोर्ट से बाहर निकलकर आज की तस्वीर देखिए। अजमेर की भीड़भाड़ से थोड़ा हटकर जब आप उस परिसर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊंची मेहराबें नजर आती हैं। पत्थर का विशाल ढांचा समय की मार झेल चुका, लेकिन अब भी खड़ा। अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सा संतुलन महसूस होता है, इतिहास और वर्तमान का। एक तरफ नमाज अदा करते लोग सफ में खड़े हुए, धीमी आवाज में दुआएं, और उसी बीच नजर उठाइए तो खंभों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी दिखाई देती है। कुछ जगहों पर फूलों की आकृतियां, कहीं पशु जैसे आकार, कुछ स्तंभों पर क्षतिग्रस्त आकृतियां जिनके बारे में अलग अलग दावे किए जाते हैं। पत्थर ठंडे हैं, लेकिन माहौल गर्म बहसों से भरा हुआ है। दिन की रोशनी जब मेहराबों से छनकर अंदर आती है तो उन नक्काशियों की परछाइयां जमीन पर बनती हैं, मानो अतीत की कोई झलक अभी भी मौजूद हो। यहीं पर आज इबादत भी होती है और यहीं पर इतिहास को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। वर्तमान अपनी जगह पर है, अतीत अपनी जगह पर,
लेकिन जब दोनों एक ही ढांचे में दिखाई दें तो बहस स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है और उसे समझना उतना ही जरूरी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत में इमारतों के निर्माण के दौरान पहले से मौजूद ढांचों की सामग्री का पुनः उपयोग एक सामान्य प्रथा थी। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी देखा जाता है। तैयार पत्थर, नक्काशीदार स्तंभ और मजबूत संरचनात्मक हिस्से, इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना आसान और तेज होता था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि उस दौर की इस्लामी वास्तुकला, विशेषकर प्रारंभिक सल्तनत काल में, स्थानीय कारीगरों और उपलब्ध सामग्री पर निर्भर थी। इसलिए जो शिल्प शैली दिखाई देती है वह पूरी तरह नई नहीं बल्कि मिश्रित हो सकती है। इसे कुछ लोग सिंक्रेटिक आर्किटेक्चर यानी मिश्रित स्थापत्य की संज्ञा देते हैं, जहां अलग अलग परंपराओं के तत्व एक ही ढांचे में दिखाई देते हैं। इतिहासकारों के बीच मतभेद इसलिए भी हैं क्योंकि उपलब्ध स्रोत सीमित हैं और उनकी व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से की जाती है। कोई इसे सत्ता परिवर्तन का प्रतीक मानता है तो कोई इसे उस समय की निर्माण पद्धति का स्वाभाविक परिणाम बताता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि केवल प्रतीकों की मौजूदगी से किसी संरचना की मूल पहचान तय करना सरल नहीं है। संदर्भ, कालक्रम और निरंतर उपयोग, ये सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी बहस सिर्फ क्या दिख रहा है पर नहीं है, बल्कि उसका अर्थ क्या है पर है। और यही वजह है कि इतिहास भावनाओं से अलग होकर अक्सर जटिल दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह मुद्दा अभी क्यों उभर रहा है? सदियों पुरानी इमारत, पुराने दस्तावेज, पुरानी रिपोर्ट्स, फिर अचानक यह राष्ट्रीय बहस का केंद्र कैसे बन गई? हाल के वर्षों में कुछ याचिकाएं अदालतों में दायर की गईं, जिनमें इस स्थल की ऐतिहासिक पहचान को लेकर पुनर्विचार की मांग उठी। कानूनी प्रक्रिया अपने ढंग से चलती है, लेकिन जैसे ही मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा, सार्वजनिक चर्चा तेज हो गई। फिर आया सोशल मीडिया, पुरानी तस्वीरें नए कैप्शन के साथ साझा होने लगीं, रिपोर्ट्स के अंश वायरल होने लगे, वीडियो क्लिप्स, ग्राउंड विजिट, बहसें, सब कुछ एक साथ। एक और पहलू भी है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चर्चा। पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक स्थलों की पहचान और विरासत को लेकर देश भर में नई दिलचस्पी देखी गई है। लोग अपने अतीत को नए नजरिए से देखना चाहते हैं। कुछ विश्लेषक इसे पहचान की राजनीति से भी जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि इतिहास आज केवल किताबों में सीमित नहीं है, वह समकालीन विमर्श का हिस्सा बन चुका है। यानी यह सिर्फ अतीत का सवाल नहीं रहा, यह वर्तमान का मुद्दा बन चुका है। और जब इतिहास, अदालत और सोशल मीडिया एक ही रेखा पर आ खड़े हों तो बहस का तेज होना लगभग तय है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी जगह की पहचान क्या तय करती है? उसकी दीवारें, उसका इतिहास, या वहां आज होने वाली प्रार्थना? अगर किसी संरचना का अतीत एक कहानी कहता हो और उसका वर्तमान दूसरी, तो हम किसे चुनें? क्या विरासत केवल पत्थरों में दर्ज होती है या वह उन लोगों की आस्था में बसती है जो रोज वहां सिर झुकाते हैं? यह बहस सिर्फ अजमेर की नहीं है, यह उस सोच की है जिसमें इतिहास और वर्तमान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सत्य को सामने आना चाहिए, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों ना हो। दूसरे कहते हैं जो स्थान आज जिस रूप में जीवित है उसकी पवित्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो फिर संतुलन कहां है? क्या किसी स्थल का अतीत और वर्तमान साथ साथ रह सकते हैं? क्या विरासत और आस्था एक दूसरे के विरोधी हैं या वे एक ही कहानी के दो अध्याय हो सकते हैं? इतिहास रेखीय नहीं होता, वह परतदार होता है। कभी कभी एक ही पत्थर अलग अलग युगों की गवाही देता है, एक ही दीवार कई अर्थों को समेटे होती है। और शायद असली चुनौती यही है, निर्णय लेने से पहले समझना, भावनाओं से पहले विचार करना। क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि इमारत पहले क्या थी, सवाल यह भी है कि हम उसे आज क्या मानते हैं और क्यों। तो आज हमने क्या देखा? एक ऐतिहासिक ढांचा, उससे जुड़े दावे, खंभों पर दिखाई देने वाली नक्काशी, पुरानी रिपोर्ट्स, शिलालेखों के उल्लेख, खुदाई के रिकॉर्ड। फिर दूसरी तरफ इतिहासकारों की अलग राय, मिश्रित स्थापत्य की अवधारणा, वर्तमान में चल रही इबादत, तथ्य हैं, व्याख्याएं हैं, भावनाएं भी हैं। अजमेर की यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रह गई, यह एक बहस का केंद्र बन चुकी है, जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े हैं। कुछ लोग इसे इतिहास का अधूरा अध्याय मानते हैं, कुछ इसे जीवित आस्था का प्रतीक। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ अपनी अपनी धारणाओं को मजबूत कर रहे हैं? सवाल उठाना आसान है, निष्कर्ष निकालना उससे भी आसान, लेकिन संतुलन बनाना कठिन। तो अब गेंद आपके पाले में है। क्या मस्जिद के खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा इतिहास की सच्चाई है या वह व्याख्या का एक पक्ष मात्र है? सच्चाई क्या है? निर्णय आपका है।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।